परिवार में अगर संपत्ति का विवाद है तो आपको क्या करना है, कैसे जो है आप कानूनी तरीके से अपना अधिकार वो प्राप्त कर सकते हैं, और ये अधिकार प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। आज बहुत सारे सवाल हैं और सभी के सवाल का जवाब आज आपको मिलने वाला है कि आखिर आपको क्या करना है, कैसे करना है। अब देखें यहाँ पर जो सवाल है कि हम लोग 6 भाई हैं, अभी तक अलग नहीं हुए हैं, तो इसमें क्या होता है कि देखें ये जमीन का टुकड़ा है। अब ये जमीन जो है ये 6 भाई के नाम से दर्ज है, 6 भाई का यहाँ पर जो है कानूनी अधिकार है। अब 6 भाई में से जो है ये इसलिए कि प्रॉपर्टी क्या है, माँ का नाम दर्ज है और माँ की मृत्यु के बाद जितने 6 भाई सभी का हक होगा। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी खरीदने में, जैसे माँ के 6 बेटे हैं, तो प्रॉपर्टी को खरीदने में जो है 3 भाइयों ने जो पैसे लगाए, तो अब देखें यहाँ पर होगा क्या कि अब ये डिपेंड करता माँ के ऊपर। कानूनी तौर पर सभी के हकदार जो है सभी कानूनी तौर पर उत्तराधिकारी होंगे और सभी का कानूनी तौर पर हक होगा। लेकिन अब माँ के ऊपर डिपेंड करता है कि माँ अगर ये चाहे कि हम 5 बेटे को दें, 1 बेटे को नहीं दें, तो माँ का ये सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, इसलिए कि माँ ने इस प्रॉपर्टी को खरीदा। कोई पैतृक संपत्ति की बात है नहीं जो छठा भाई दावा कर सकता है। तो माँ अगर चाहती है एक बेटे को ना दूं तो वो नहीं दे सकती है, इसलिए उनका वो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, उनके नाम से कायम है। और इसको खरीदने में भी जो है उनके 3 बेटे पैसे दिए हैं। तो देखें पैसे जो दिए वो तो मामला जब कोर्ट में जाता है साबित होता है कौन पैसा दिया, पैसा कहाँ से आया। लेकिन वर्तमान स्थिति को अगर देखा जाए कागजात को, और वो कागजात वर्तमान में जो दर्ज है डॉक्यूमेंट जमीन का वो माँ के नाम से है, तो ऐसे कंडीशन में माँ के मृत्यु के बाद सभी 6 भाई का हक होगा। लेकिन माँ क्या करती है कि अपने 5 बेटों के नाम अगर वो प्रॉपर्टी को कर देती है, तो छठा बेटा जो है कानूनी तौर पर किसी प्रकार का कोई भी दावा नहीं कर सकता है कि कह रहे हैं कि हम भूमिहीन हैं, हमारे पास कोई जमीन नहीं है और अभी तक गवर्नमेंट हमको एक जमीन का टुकड़ा पर्चा जो है करके दिया, दूसरे का जमीन है और वह आदमी केस फाइल किया। केस फाइल करने के बाद जब फैसला हुआ तो जिनका जमीन था उसके पक्ष में फैसला हुआ। तो हम भूमिहीन हैं, तो हमारे पास जमीन नहीं है, तो क्या हमारे पास वह जमीन नहीं होगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे, इसके लिए क्या करें। देखें होता क्या है कि सरकार के द्वारा अब नियम निकाला जाता है कि जहां पर आप जमीन कब्जे में हैं और आप भूमिहीन हैं, तो ऐसे परिवारों के लिए, मतलब बहुत समय से आप कहीं पर होता है कि मकान बनाकर रह रहे हैं, आपके पास कहीं पर कोई जमीन नहीं है, तो सरकार के द्वारा जो है नियम निकाला जाता है कि देखें आपको हम जो है वास्तविक पर्चा दे देंगे और इस पर्चा के आधार पर जो जमीन का मालिक है वो आपको फिलहाल कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए अब कानूनी प्रक्रिया है, ये भी एक जो है सरकार के द्वारा बनाए गए नियम भी हैं। लेकिन जब मामला चला जाएगा न्यायालय में, जमीन मालिक जो है वो आपके ऊपर एक्शन ले लेगा, जमीन मालिक जो है आपका कोई फॉल्ट पकड़ लेगा, तो फिर वैसे सिचुएशन में कानूनी तौर पर जो है वो जमीन किसी भी हालत में आपको यहाँ पर वापस करनी होगी। अब जमीन पर अगर कब्जा नहीं है फिर भी उसका आप क्या किए, पर्चा बना लिए हैं सरकार के द्वारा, तब तो ये पर्चा वैध नहीं कहलाएगा, गलत तरीके से आपने बना लिया। तो अगर आपके पास वैध पर्चा है तो आपको किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। लेकिन वैध पर्चा के साथ साथ आपको इस जमीन पर एक कब्जा होना चाहिए, कब्जा के साथ साथ इस जमीन पर आपका मकान आप बनाकर रह रहे हैं। ऐसे कंडीशन में अगर आपको इस जमीन का पर्चा प्राप्त होता है तो फिर जो है अगर कोर्ट का फैसला, जैसे कोर्ट का जब मामला चला जाता है, मामला जो है तो वहाँ पर प्रॉपर्टी का टाइटल देखा जाता है कि आखिर जो व्यक्ति को जमीन का पर्चा दिया गया तो उसके बगल में सरकार की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, उसका पर्चा क्यों नहीं दिया। बहुत तरह की चीज़ें होती है। तो जो व्यक्ति अब एक लड़ना चाहेगा एक उतनी ज़मीन के लिए
दावा करना चाहेगा तो वो अपना हक जो है वो प्राप्त कर ही लेगा। इसलिए कि जिसके पास प्रॉपर्टी का टाइटल होगा, जिसके पास प्रॉपर्टी का कागजात होगा, जो जमीन का मालिक है, अगर वो कानूनी तौर पर दावा करना शुरू कर देगा तो वो अपना हक जो है वो प्राप्त कर लेगा। इसलिए कि वो प्रॉपर्टी का ओरिजिनल टाइटल होल्डर है। उनकी जमीन उनके इजाजत के बिना आप नहीं ले सकते हैं। अगला सवाल है कि सर मैंने प्रॉपर्टी सेल करी केस चलते। बहुत लोग ऐसा देखे करते हैं कि इस जमीन पर जो है केस चल रहा है। अब केस चल रहा है फिर भी इस जमीन को क्या हुआ कि बेच दिया गया इस प्रॉपर्टी को। अब समस्या यहाँ पर जो है सबसे बड़ा समस्या है कि जो खरीदार है उसके लिए 2 साल हो चुके हैं और वह और जो पार्टी भी यहाँ पर बन चुकी है। अब वो कोर्ट नहीं आ रहा है ये बोल के कि मेरी क्या गलती है, मैंने प्रॉपर्टी सेफली ली थी। इसी कंडीशन में सर मुझे जो है फंसाना चाह रहे हैं दोनों मिलकर A+C। अब मेरे लिए क्या यहाँ सेफ जोन है कोई? प्लीज सर बताइए। ए ने मुझे पर जो है पोजीशन सूट डाला हुआ है 2015 से। 2022 में मैंने इसको सेल कर दिया था सी को। तो क्या सी मुझे जो है दबाव बना सकता है? सुप्रीम कोर्ट के देखें कई फैसले में ऐसा कहा गया है कि आप प्रॉपर्टी जो है अगर केस चलने के दौरान जो है आपने बेच दिया, मान लेते हैं मामला जो है वो सिविल कोर्ट में लंबित है, टाइटल का विवाद चल रहा है और आपने क्या किया कि केस जमीन को बेच दिया। बहुत लोग ऐसा करते हैं, बहुत सारे जो हिस्सेदार हैं वो भी ऐसा करते हैं कि केस चल रहा, विवाद चल रहा और फिर जाकर क्या करते हैं जमीन को बेच देते हैं। लेकिन अब एक बात जान लें सबसे पहले, अगर आप ऐसा करेंगे तो अब आपको यहाँ पर समस्या उत्पन्न हो सकता है। इसलिए कि यहाँ पर जो है कि केस बहुत सारे ऐसे फैसले में भी कहा गया कि केस चलने के दौरान अगर आपने प्रॉपर्टी बेची तो उसका मान्यता क्या होता है? 0 होता है। लेकिन अगर फैसला आपके मान लेते पक्ष में आ गया, ठीक है, आपका जो फैसला है वो अगर आपके पक्ष में आ गया तो फिर आप क्या करेंगे? तो होता है कि जो जमीन को खरीदा और उसी के पक्ष में फैसला, जो बेचा उसी के पक्ष में फैसला आ गया तो दिक्कत नहीं होगा फिर। तो इसलिए अब ये है कि अब अगर आपने जमीन बेचेंगे अगर आप, तो जमीन का पोजीशन तो जो है वो खरीदने वाला प्राप्ति कर लेगा। लेकिन जिसकी जमीन है अगर वो पोजीशन सूट डाला है तो आपको कानूनी तरीके से अपना पक्ष रखने का प्रयास करें, ठीक है। दबाव बनाने से नहीं। देखें जजमेंट जिसके पक्ष में आएगा कानूनी तौर पर वो उस प्रॉपर्टी का हकदार होगा, कानूनी तौर पर उसके पास जो है उस प्रॉपर्टी का पोजीशन होगा, जिसका कानूनी अधिकार होगा। अगला सवाल है सिविल में जो है यहाँ पर वसीयत का केस जीतने के बाद, मान लेते हैं किसी का केस चल रहा था, जीतने के बाद तहसील कार्यालय में आवेदन करना यहाँ पर चाहिए, समय क्या रहता है? अगर आप जो है यानी आप जमीन का केस, वसीयत का केस कर दिए, वसीयत का केस हो गया, अब है कि केस जीतने के बाद, केस आपने जीत लिए हैं तो केस जीतने के बाद आप क्या कर सकते हैं? आप कोर्ट में जो है यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, यानी कोर्ट में आप जो है अपील कर सकते हैं केस जीतने के बाद। तो अब कितने दिनों के बाद, यानी होता है कि केस जीतने के बाद कौन व्यक्ति अपील में कौन जाता है? अपील में जाता है जो आपके विपक्षी हैं, ठीक है। केस जीतने के बाद जो है एक तो आप जाकर जो तहसील कार्यालय है वहां पर आप आवेदन देंगे, अपील करेंगे। लेकिन यहां पर एक और अपील कर सकता है, वो है आपका प्रतिवादी। और वो जो अपील करेगा ना, यानी आप जो है 30 दिन से 90 दिन उसके पास समय है, वो जाकर जो है सिविल कोर्ट से जो है हाई कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है। वहां पर जाकर उस केस के लिए फिर से अपील कर सकता है। अब आगे का प्रक्रिया, अगर उसका केस एक्सेप्ट हो गया
तो आगे का प्रक्रिया को सुना जाएगा। अगर उसका केस एक्सेप्ट नहीं हुआ तो उसके प्रक्रिया को नहीं सुना जाएगा। तब डिपेंड करता है कि उसका जो है केस को खारिज कर दिया जाता है या उसके केस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अगला सवाल है कि मेरा 1955 के हुक्मनामा है और एसडीओ और डिप्टी कलेक्टर के द्वारा बंदोबस्त किया गया है और लगान भी बांधा है, लेकिन रसीद नहीं कट रहा है, क्या करें सर, प्लीज बताइए। तो अब जो है यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपके पास जमीन का हुक्मनामा है, हुक्मनामा, तो अगर ये हुक्मनामा आपको कानूनी तरीके से जो है प्राप्त हुआ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यानी ये जो दस्तावेज है, यानी ये आपको एक कानूनी तौर पर अधिकार जो है वो प्रदान करता है। और ये जो अधिकार है वो कोई भी किसान है, अगर किसी भी किसान के पास जो है, अगर उस समय हुक्मनामा जो पहले दिया जाता था तो वो उस पर है खेती कर सकते थे, जमीन पर जिसका हुक्मनामा उनको बंदोबस्त करके जो दिया गया तो खेती हो गया, साथ में उस पर उनको रहने का भी अधिकार जो है वो दिया जाता था। तो ये है हुक्मनामा का पूरा प्रक्रिया। अब जमींदारी प्रथा की बात करें और या उससे पहले की बात करें, क्योंकि ये जो हुक्मनामा है ना, ये जमींदार जो है, कोई भी पहले का जो नियम कानून था, तो जमींदार क्या करते थे, किसानों को, जो किसान होते थे तो उनको भूमि का उपयोग करने का अधिकार देते थे। अब खेती जो करेगा उसको, आज भी ये चीज है, आज भी आप अपने जमीन का जो है बटेदारी तौर पर बटई देते हैं या अपने जमीन को लीज पर देते हैं। देखिए हर तरह से नियम है, प्रक्रिया है, लीज पर देते हैं, आप रेंट पे देते हैं। तो यहाँ पर किसानों को जमीन का उपयोग करने के लिए देने के लिए ये कागजात बनाते थे, जो कि कह सकते हैं कि ये हुक्मनामा है। अब वर्तमान में जो कुछ राज्य का कानून आया ना, उसमें साफ साफ कहा गया, देखें, जिस राज्य में 1946 से पहले हुक्मनामा जो है एक तैयार दिया गया था, तो जो भी जमीन मालिक हैं उसका जमीन रैयती जमीन होगा। अब रैयती जमीन 1946 से पहले जिसका भी जारी हुआ उसको पूरा जमीन का जो है मालिकाना हक मिलेगा, मालिकाना हक पूरा मिलेगा। अब लेकिन बाद में जिसका हुआ, फिर उनको जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि समस्या उत्पन्न हो सकता है कि आगे पहले जो 1946 के पहले वाले वो तो भूमि का सर्वेक्षण भी करा दिए, लेकिन आप अगर मान लेते हैं 1955 का है, उसके बाद का है, तो आप कानूनी तौर पर देखें दावा कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि जो जमीन के मालिक हैं, जो जमींदार हैं, जिनके पास जमीन का डॉक्यूमेंट कागजात है, वो किस आधार पर दावा करते हैं। या वो यहाँ पर हम आपको बता दिए कि 1946 से पहले वाले जो जिनके पास भी हुक्मनामा है उनकी जमीन रैयती जमीन मानी जाएगी, ऐसा जो है नियम कानून बनाया गया। तो लेकिन जिन लोगों ने भूमि सर्वेक्षण करा लिया उनके पास आज वर्तमान में खतियान है। अब जो लोग नहीं करवाए उनको आज भी जो है एक तरह से उनका जमीन जो है उनके नाम पर नहीं आया है, तो आज भी वो उस दस्तावेज के आधार पर दावा कर सकते हैं। अगला सवाल है, सर जी हमारा घर रेंट से 70 सालों से है, पर उस जमीन का मालिक गुजर गया है, कोई आता नहीं है रेंट लेने कहीं से, तो वो जमीन जो है हमने नाम कर सकते हैं। अब है कि सबसे बड़ी बात है कि आप जो घर में रहते हैं ये अगर रेंट पर है और सबसे बड़ी बात है कि 70 साल हो चुका है, जमीन मालिक मर गया, जमीन मालिक मकान मालिक जो भी है वो मर गया है, कोई आता नहीं है, गुजर गया, तो अब ये जमीन अपने नाम पर कैसे कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है आपको जो मकान में आप रहते हैं उसमें सबसे आप
आपको ये होगा कि पूरा मकान पे आप सिर्फ रेंटर होना चाहिए, आप सिर्फ यहाँ पर रेंटर होना चाहिए। उसके बाद उस मकान का बिजली का कनेक्शन, बिजली का जो बिल है अपने नाम पर जो है करवा लें, यानी बिजली बिल आपके नाम से जो है वो कटना चाहिए जिस जगह पर आप रह रहे हैं, बहुत लंबे समय से आप रह रहे हैं। इसके अलावा कोई भी अन्य जो सरकारी एक प्रमाण पत्र है, सरकारी कागजात है, उसको भी आप अपने नाम पर जरूर करवा लें। अब ये सारा जो है एक साक्ष्य हो जाएगा कि आप इस जमीन पर बहुत लंबे सालों से रह रहे हैं। यानी अगर क्या होता है, कभी कभी साक्ष्य के आधार पर जो है आप वो संपत्ति खो बैठेंगे, मालिक गुजर गए हैं, लेकिन हो सकता है कि मालिक का उत्तराधिकारी तो जिंदा होगा, वो उस जमीन को, मकान को ढूंढते ढूंढते कभी भी आ सकता है। मान लेते हैं एक व्यक्ति अगर गुजर जाता है जो जमीन का मालिक है, तो मालिक गुजर गया है, तो अगर इनका कोई भाई होगा तो हकदार होगा। इनकी कोई पत्नी मान लेते वो भी गुजर गई, नहीं है, बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, तो फिर इनका उत्तराधिकारी जो है ना भाई हो सकता है, फिर इनका उत्तराधिकारी जो है बहन हो सकती है। अब आप कहेंगे ये दोनों भी नहीं, अकेला था मालिक मेरा, तो ऐसे सिचुएशन में जो है ना मालिक का जो चचेरा भाई होगा, चचेरा भाई, वो उस संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा। यानी जो है क्लास 1 उत्तराधिकारी हैं, क्लास 2 उत्तराधिकारी हैं, तो इसलिए डिपेंड करता है कि अब क्लास 1 में कोई नहीं है तो क्लास 2 वाला उत्तराधिकारी जो है हक का दावा कर सकता है। तो जमीन प्रॉपर्टी को ढूंढने कोई भी आ सकता है। तो इसलिए ये जो साक्ष्य होगा ना, इसमें क्या होगा कि आप लंबे समय से रह रहे हैं, इस आधार पर आप जो है पोजेशन का भी दावा कर सकते हैं, एडवर्स पोजेशन के आधार पर कानूनी दावा कर सकते हैं। अगला सवाल है, हम 3 भाई हैं और 3 भाई का मेरा यहाँ पर जो है पिताजी ने एक एक घर दिया, पर मेरा बड़ा भाई ने मेरा घर पर कब्जा किया हुआ, ये बोल के कि छोटा भाई का जो घर है उसका यहाँ पर रेंट जरा है, मेरा घर का रेट कम है, ये बोल के मेरा घर बड़ा भाई ने कब्जा कर लिया। इस बात को लेकर हम दोनों भाई झगड़ा चालू हुआ और माँ मेरा जो है साथ देने में राजी है, पर मेरा भाई राजी नहीं है। प्लीज मुझे एडवाइस करो। सबसे बड़ी बात है कि जो आपका कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार आप एक बेटे का ये बनता है कि सभी का हक समान होगा, समान अधिकार होगा। अगर सभी के नाम से अलग अलग नाम पर दर्ज है, अलग जो है अलग नाम पर दर्ज है, तब वैसी सिचुएशन, वैसे कंडीशन में तो कोई टेंशन नहीं है। आपका नाम है, आप टाइटल होल्डर हैं, आपकी प्रॉपर्टी को कोई हड़प ही नहीं सकता, ठीक है। यानी लेकिन अब होता है कि नहीं, सभी का हक समान होने का मतलब हो गया कि ये उस सिचुएशन में होगा कि जब मकान, जमीन ये पिता के नाम दर्ज हो या माँ के नाम दर्ज हो, तो वैसे कंडीशन में सभी का हक जो होगा उस प्रॉपर्टी में समान अधिकार होगा। तो अब यहाँ पर करना क्या है, देखें, सबसे बड़ी बात है कि ऐसे सिचुएशन में आपको अपने परिवार के खिलाफ जो एक FIR दर्ज करा देना है कि आपकी प्रॉपर्टी है कब्जा कर लिया गया है, और जो मजिस्ट्रेट हैं यानी SDM कोर्ट में भी आप जो है आवेदन डाल सकते हैं, किसी वकील के संपर्क से बता सकते हैं कि हमारी जमीन को हमारा जो परिवार का लोग है, भाई है, वो जबरन जो है वो कब्जा कर लिया है। अब ये प्रॉपर्टी को अगर आप वापस प्राप्त करना चाहते हैं तो ये प्रक्रिया आपको एक बार पहले करना चाहिए। हो सकता है समस्या का हल यहाँ से निकल जाए। अगर समस्या का हल यहाँ से नहीं निकलता है तो वैसे सिचुएशन, वैसे कंडीशन में फिर आप सिविल अपील में भी जा सकते हैं। अगला सवाल है कि कैसे आप बता रहे हैं, क्योंकि 1970 का सर्वे हुआ था और अब 2025-26 में सर्वे होने जा रहा है, तो कोई 2025 से मना अपील करेगा अपना जमीन के लिए और असली मालिक अपना हाथ जो है यहाँ पर लगेगा, पुराना जमीन मालिक को अधिकार होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये तो होगा ही। कानूनी तरीके से अगर ये जो जमीन है, ये जमीन का मान लेते हैं
कि पहले गलत सर्वे हो चुका है, गलत सर्वे। वैसे सिचुएशन, वैसे कंडीशन में अगर जो जमीन का असली मालिक है, जमीन का मालिक, वो अपने कागजात के आधार पर अगर वो क्या करते हैं, सिविल कोर्ट में दावा करते हैं, सिविल कोर्ट में दावा करते हैं, और सिविल कोर्ट को ही अधिकार है कि पुराने दस्तावेज के आधार पर भूमि सर्वेक्षण से संबंधित किसी प्रकार का कोई आदेश जारी करने का। यानी अगर आप चाहेंगे एसडीएम कोर्ट हो गया, या आप कोई ब्लॉक स्तर पे जो ऑफिसर हैं या जो कलेक्टर हैं, उन कहीं पर भी, एडीएम कोर्ट आप जाएंगे तो कहीं पर भी यानी भूमि का जो जमीन का खतियान है उसको जो है कैंसिल करने का, उसको रद्द करने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए यह अधिकार किसके पास, सिविल कोर्ट के पास। तो अगर मान लेते हैं 1970 से पहले आपकी जमीन थी और किसी का 1970 में नाम आ गया, अब जो है वो अभी तक तो किसी तरीके से चल गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन अब जो है आगे फिर भूमि सर्वेक्षण हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में जो दोबारा भूमि का सर्वेक्षण हो रहा है, तो जो ये 1970 वाला व्यक्ति है ना, उसको दावा करना चाहिए उसके ऊपर। अब ये 1970 वाला जो व्यक्ति है, ये कौन है, ये जो है 1970 वाला व्यक्ति कौन है, ये जिसके नाम से हो गया। अब 1970 से पहले जो था वो दावा करेंगे किसके ऊपर, 1970 वाले के ऊपर। मान लेते हैं, आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि ये 1970 वाला जो व्यक्ति है वो दावा करेगा, बिल्कुल देखें 1970 वाला जो व्यक्ति दावा करेगा तो वर्तमान में उसके नाम से कागजात है, तो वो तो दावा करेगा ही। लेकिन इसका दावा गलत साबित कौन करेगा, जो कि 1970 से पहले वाला व्यक्ति है, पहले वाला यानी अंग्रेजों के समय का जो खतियान है, यानी जमीन का जो कह सकते हैं पुराना खतियान, उससे ये दावा करेगा कि देखें ये 1970 वाला जो व्यक्ति है उसको नोटिस करेगा कि हमारी जमीन है। अब यानी सारे साक्ष्य को देखने के बाद कोर्ट का जो फैसला आता है, कोर्ट का जो निर्णय आता है, वो तो उन पर डिपेंड करता है। अगला जो सवाल है कि किसी आदमी से हमने केवाला लिया और लेने के बाद दाखिल खारिज यहाँ पर करवा लिया, जिसका रसीद अप टू डेट कट रहा है, पुराना खतियान उन्हीं के नाम से है जिनसे केवाला लिया, जिसमें मेरा घर है और नया में दूसरे के नाम से नया खतियान बन गया है, तो इसका क्या उपाय है, प्लीज रिप्लाई। तो देखें कि नया खतियान अगर दूसरे के नाम से बन गया है तो उसके ऊपर जो है कानूनी तरीके से सिविल कोर्ट में जो है, सिविल कोर्ट में केस फाइल करेंगे। यानी जिनके नाम से नया खतियान बना है उनको मिलेगा कोर्ट से नोटिस। पुराना खतियान आपको दिखाना होगा, पुराना खतियान आपका है, लेकिन जिनके नाम से नया खतियान बनेगा उससे पूछा जाएगा कि बताइए आपके नाम से नया खतियान बना है, कैसे बना, आप जमीन कभी खरीदे थे, या कौन सा आधार है, किस आधार पर बना। लेकिन एक तरीका था बनने का ये तरीका था कि पुराना खतियान से अगर आपके पूर्वज जमीन को अगर बेच दिए, पुराना खतियान से आपके पूर्वज जमीन को दान कर दिए, या यहां पर पुराना खतियान से आपके पूर्वज किसी को जमीन वसीयत कर दिए, या अन्य ऐसा कोई जो दस्तावेज जो कि पुराना खतियान के आधार पर तैयार कर लिया गया, उस आधार पर अगर भूमि का सर्वेक्षण हुआ है तो फिर आप यहाँ पर दावा नहीं कर पाएंगे। अब बेच दिया है, आपके पूर्वज दान कर दिए, आपके पूर्वज वसीयत कर दिए, तब आप किस प्रकार का दावा करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, गलती से नया खतियान बन गया। वैसे सिचुएशन, वैसे कंडीशन में आप जो है आप क्या करेंगे, सिविल कोर्ट में केस फाइल करेंगे। अब ये जो है यानी पुराना दस्तावेज दिखाएंगे, पुराना साक्ष्य दिखाएंगे, और जिसका पास पुराना साक्ष्य होगा वो अपना कानूनी अधिकार को प्राप्त कर पाएंगे। अगला सवाल है, खतियान में सबके दादा एक ही थे, उनके 3 पुत्र, यहाँ पर 3 पुत्र में सबसे बड़े पुत्र का बड़े बेटे के नाम से रिटर्न हुआ है 1945 में ईस्वी में, क्या इसमें सबका हिस्सा होगा। तो खतियान जो होता है, जमीन का जो खतियान होता है, खतियान जिसके नाम से दर्ज है,
मान लेते सबका दादा एक ही है तो दादा का नाम दर्ज हो गया खतियान में। अब दादा के 3 पुत्र हैं, लेकिन तो पूर्वज तो सबका एक ही है, लेकिन यहां पर क्या होता है कि ये जो है ना दादा होंगे या परदादा होंगे। अब ये खतियान जो है वो पुराना खतियान है, सब में जो दादा परदादा सबके एक हैं। अब दादा के 3 बेटे हैं। अब इसमें क्या हुआ कि जो बड़ा बेटा है उन्हीं के नाम से नया खतियान बन गया, बड़ा बेटा। तो ये भी आपके हो सकते हैं, पिता होंगे, दादा होंगे। तो ऐसा कंडीशन में इनके नाम से क्या बना, नया खतियान, जो भी नया दस्तावेज है बन गया, एक ही का नाम। बड़ा पुत्र है, बड़े के नाम से जो है वो दर्ज हो गया। कानूनी तौर पर इसमें सबका अधिकार होगा, सभी का अधिकार। अब मान लेते हैं कि कोई अपने अधिकार का जो है अधिकार तो होगा, अब बड़ा बेटा जो है वो एक तरह से उनके नाम अब कागजात आ गया। क्या होता है ना कि अब पिता का पैसा जो भी है उस पर सबका अधिकार है। अब जिसके पास जिसके हाथ लग गया वो क्या किया, खर्च करना शुरू कर दिया। तो खर्च करना शुरू कर दिया तो फिर तो देना पड़ेगा आपको। तो इसलिए जो है बड़ा बेटा जो है अब संपत्ति को बेच ले, जो भी करे, लेकिन जो और भी हिस्सेदार हैं जिनका कानूनी अधिकार है उनका जितना शेयर बनता है, जितना हक बनता है, वो हक तो देना पड़ेगा। उस पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई रोक नहीं लगा पाएंगे। वो हक आपको किसी भी हालत में जो है वो देना पड़ेगा। अगला सवाल है कि सब टाइटल सूट क्या होता है। रोड के किनारे मकान बना हुआ है, अब बोल रहा है कि रोड के किनारे हिस्सा यहाँ पर लेंगे तो क्या मकान जो है यहाँ पर तोड़ने का आदेश है। देखें ये जो समस्या है ना, यहाँ पर क्या होगा कि पहले से अगर घर बना हुआ है, पहले से मकान बना हुआ, लेकिन जो मकान बना वो बिना बंटवारा का, या कह सकते हैं मौखिक बंटवारा का, मौखिक बंटवारा। लेकिन ठीक है, मौखिक बंटवारा भी हुआ तो मकान बना हुआ और एक हिस्सेदार उसमें जमीन का पोजीशन जो है वो प्राप्त करके रह रहे हैं, तो आखिर दूसरा हिस्सेदार कहाँ रह रहा है। यानी जो दूसरा व्यक्ति आपके ऊपर दावा कर रहा है उसका मकान कहाँ बना हुआ है, वो कहाँ रह रहे हैं, ये भी बात स्पष्ट तरीके से आपको पता करना चाहिए, ताकि आगे आप ये भी बता सकें कि अब वो व्यक्ति कहाँ रह रहा है और आप कहाँ रह रहे हैं, और कितने साल से आप जो है जमीन पर मकान बना कर रह रहे हैं। अब होता है कि टाइटल का दावा वो लोग करते हैं जिनको उसमें दोबारा हिस्सा लेना है। यानी टाइटल सूट जो है यहाँ, ये एक ऐसा जो दावा है टाइटल सूट, जिससे जो है आप अपना कानूनी अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। यानी अगर आपका शेयर है, हक है, और ये बताते हैं कि नहीं मेरा भी इसमें हक है, हम प्रॉपर्टी के मालिक हैं, तो आप टाइटल सूट का दावा कर सकते हैं कहीं पर भी आपका जमीन हो तो। लेकिन अब यहाँ पर देखें कोर्ट का जो फैसला होता है, कोर्ट का जो निर्णय होता है कि क्या होता है। रही बात जो कि रोड के साइड का कोई भी अगर जमीन है, ठीक है, तो इस पर सभी का, देखें रोड का साइड है तो सबका हक बराबर होता है, सबका हक, सबका जो हक होगा वो बराबर होगा। अब ये जो समस्या है कि रोड के साइड का जमीन कोई बेच दिया, अब कोई मकान बनाकर रहने लगा, तो कोर्ट का जो फैसला होगा, कोर्ट का जो निर्णय होगा उस पर डिपेंड करता है। देखें अगर आप टाइटल सूट के बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे www. जो है गूगल आप जैसे खोलते हैं, कानून की 99.com पर जाकर टाइटल सूट के बारे में डिटेल से पढ़ भी सकते हैं। आखिर टेक्स्ट जो है यानी देख सकते हैं कि आखिर ये पूरा क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या प्रक्रिया जो है इसके लिए करना पड़ता है। अगला सवाल है सर, हमारे बाबा जी एससी की जमीन 31 साल पहले स्टाम्प पेपर पर खरीदे थे, उसी टाइम मकान भी बना लिए, लेकिन अब वो लोग हमारे मकान को जो है ताला तोड़कर अपना ताला लगा दिया है। ये कह रहा है कि ये हमारा मकान है, हम लोग नहीं देंगे। लड़ने का जो के लिए SC/ST एक्ट भी लगवा दिया है, हर जगह गया कोई सुनवाई नहीं होगी। अब जो है देखें यहाँ पर क्या होता है कि हमारा कानून क्या कहता है कि आप SC/ST की जो ज़मीन है उसके खरीदने के बहुत सारे नियम हैं। यानी SC/ST का ज़मीन अगर आप खरीद रहे हैं
तो अब होगा कि कहाँ से आपको परमिशन लेना, क्या उनको वो बेचने का अधिकार है? तो अब ये नियम कानून बना दिया गया कि आप सबसे पहले अगर जिला अधिकारी से अनुमति ले लेंगे और वहां से जो है आपको अनुमति मिलेगा तो फिर आप ये खरीद सकते हैं। माने अनुमति लेना पड़ेगा। अगर आप SC ST का जमीन को खरीद रहे हैं तो जिला अधिकारी यानी जो DM है, DM का आदेश लेना पड़ेगा, उनका अनुमति लेना पड़ेगा। अब ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन में अगर कोई भी जो नियम का उल्लंघन करता है, ठीक है, उसको ये समस्या उत्पन्न होगा ही। मान लेते आप गलत तरीके से खरीदेंगे, नियम का उल्लंघन करेंगे, तो फिर तो आपको समस्या उत्पन्न होगा। आपको नहीं खरीदना था और आप खरीद रहे हैं, आखिर क्या करें? सबसे बड़ी बात है कि आखिर अब ये देखें, अब ये मामले को आप जो है सिविल कोर्ट लेकर चले जाएं। सिविल कोर्ट लेकर आपको चले जाना है। और आपने देखें एक चीज आप में यहाँ पर जो है 31 साल पहले स्टाम्प पेपर पर खरीदे थे। अब यह है कि जमीन की रजिस्ट्री आपने कराया नहीं होगा, जमीन का आपने जो है केवाला नहीं लिखवाया, जमीन का आपके पास बैनामा नहीं है, तो आपके पास क्या है? एक स्टाम्प पेपर है। तो स्टाम्प पेपर पर के आधार पर आप जमीन को खरीद नहीं सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। जो लोग भी जमीन को स्टाम्प पेपर पे अगर खरीदे हैं तो स्टाम्प पेपर पे खरीदना गलत है। यानी देखें, स्टाम्प ऐसा कोई नियम सरकार के द्वारा बनाया ही नहीं गया है। आपको सरकार को कानूनी तौर पर टैक्स देना होता है और वो टैक्स जो है आप भरेंगे। तो ये होता है पूरा प्रक्रिया। तो अगर जो है स्टाम्प पेपर पे खरीदे तो आप सिविल कोर्ट भी जाएंगे तो आपको आपके पास साक्ष्य का अभाव होगा, लेकिन फिर भी आप जो है अपना दावा पेश कर सकते हैं। दावा पेश करने के लिए आपको स्वतंत्रता है। आपके ऊपर भी SC ST एक्ट लगा हुआ है, इसलिए विवाद को जो है बढ़ाने से अच्छा है कि आप अपना पक्ष अपने आधार पर कानूनी तरीके से रख सकते हैं। अगला सवाल है सर, 5 डिसमिल बासगित पर्चा बंदोबस्ती जमीन है। 30 साल पहले रैयत ने 50 रुपये का स्टाम्प पेपर पे लिखकर मुझे प्राइवेट सेल कर दिया था। तब से घर बनाकर मैं इस जमीन पर निवास कर रहा हूं। मैं इस जमीन को अपने नाम से म्यूटेशन करवाना चाहता हूं, प्रक्रिया बताएं, बहुत मेहरबानी होगी। सबसे बड़ी बात है कि 5 डिसमिल जो है वो बासगित जो है वो पर्चा आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं। अब 30 साल पहले रैयत ने 50 रुपये के स्टाम्प पर आपको लिख कर दिया था। रैयत जो है का लिखा भी है। अब जो जिसके नाम से जमीन का बासगित पर्चा है वो व्यक्ति क्या जीवित है? जिसके नाम से पर्चा होगा उसके नाम से जमीन का लगान रसीद जो है वो कटेगा। अगर आपके नाम से जमीन का पर्चा नहीं होगा तो आपके नाम से फिर लगान रसीद नहीं कटेगा। यानी जो बासगित पर्चा जो है उसका वैल्यू तभी तक है जब तक वो व्यक्ति जीवित है। अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो बासगित पर्चा का भी मान्यता क्या होता है? खत्म हो जाता है। यानी एक व्यक्ति को उसके जीवन काल के लिए ये बासगित पर्चा दिया जाता है और ये बासगित पर्चा उसको दिया जाता है जो भूमिहीन है, जिसके पास कहीं पर कोई भी जमीन नहीं है। जमीन का जो असली मालिक है क्या इस बासगित पर्चा को रद्द करवा सकते हैं? तो हाँ, करवा सकते हैं। जमीन का असली मालिक अगर दावा करेंगे तो बासगित पर्चा जिस समय बनाया गया उस समय वो रद्द करवा सकते हैं। अगर उसमें जो है किसी भी प्रकार की कोई भी अगर गलत तरीके से जानकारी प्राप्त देकर, गलत जानकारी देकर या गलत जो है पोजीशन देकर बासगित पर्चा बनाया गया है तो वैसे कंडीशन में आसानी से इस जो जमीन है उसका पर्चा को रद्द किया जा सकता है। जो बासगित पर्चा है उसको रद्द किया जा सकता है। अगला सवाल है सर, मेरे दादा के नाम से रसीद कटा हुआ जमीन है पर उस जमीन पर मेरा कब्जा नहीं है। वो जमीन मालिक खास है, क्या वो कब्जा हट सकता है? मेरे पास सिर्फ रसीद है। जमीन पर अगर कोई और व्यक्ति कब्जा किए हुए तो आप क्या कर सकते हैं? आपके पास हो सकता है जमीन का अगर खतियान नहीं है, आपके पास सिर्फ जमीन का रसीद है, तो इसके आधार पर आप जो है एक आवेदन दे सकते हैं
आप उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। आप मजिस्ट्रेट के पास जो है केस दर्ज करा सकते हैं। आपके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज है और आपकी ज़मीन को जबरन जो है कब्जा किए हुए है, तो ये सारा प्रक्रिया आपको फॉलो करना होगा। अब कितने साल से कब्जा है ये आपने नहीं बताया, कितने साल से कब्जा जो किया हुआ है वो उस पर खेती करता है या उसका मकान बना हुआ है, ये आपने नहीं बताया। अब रसीद जो आपका कटा है किस आधार पर कटा ये आपने नहीं बताया, इसलिए कि दादा के नाम से आपका रसीद कटा हुआ है, तो आखिरकार वो रसीद कटने का वजह क्या था? एक तरह से वह कोई दस्तावेज नहीं था, रसीद कटा हुआ है। एक ये हो सकता है कि जमीन के पास आपके पास जमीन का बंदोबस्ती होगा इसलिए रसीद कटा हुआ है, आपके पास जमीन का खतियान होगा इसलिए रसीद कटा हुआ है। तो आखिरकार आपके दादा के नाम से जो जमीन का रसीद कटा है किस आधार पर कटा ये भी आपको पता करना चाहिए। कोई आधार अगर नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में आप आगे का कानूनी प्रक्रिया में जाने से बेहतर है कि जो आप एक तरह से रसीद कटा है, इसलिए कि सिर्फ बहुत सारे ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है जो साफ साफ कहते हैं कि देखें अगर आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया, आप जमीन का सिर्फ रसीद कटा रहे हैं, तो सिर्फ रसीद के आधार पर आपको मालिकाना हक नहीं मिलेगा। यानी प्रॉपर्टी का असली मालिक के पास प्रॉपर्टी का ऐसा दस्तावेज होना चाहिए जो रजिस्टर्ड दस्तावेज हो। यानी जमीन का खतियान हो गया, जमीन का केवाला हो गया, बैनामा हो गया, गिफ्ट डीड हो गया, अन्य जो भी दस्तावेज हैं ऐसे दस्तावेज होने चाहिए जो रजिस्टर हों। अगला सवाल है सर, मेरे दादा और परदादा के नाम से जमीन है। मेरे दादा के 3 पुत्र हैं। मेरे दादा और परदादा और मेरे माता पिता की भी मृत्यु हो चुकी है। मेरे चाचा और चचेरे भाई मेरे पिताजी के हिस्से का जमीन नहीं देना चाह रहे हैं, जिससे मैं अपने माता पिता का एकमात्र पुत्री हूं, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि देखें, एक तो आप जाकर वहां पर हक मांगेंगे, अगर वो आप हक देने को तैयार नहीं है तो आप एक बार क्या करें कि सबसे पहले अपने नाम से दस्तावेज पर अपना नाम को जो है लाने का प्रयास करें। जैसे क्या होता है कि दादा परदादा के नाम से जमीन है, अब दादा परदादा के 3 पुत्र हैं। अब जैसे होता है कि जमीन आज भी दादा के नाम से चल रहा है, परदादा के नाम से चल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जमीन को बांटा नहीं गया, बंटवारा नहीं हुआ, कभी भी जमीन का नामांतरण जो है आपके पिताजी के नाम से नहीं हुआ। तो ऐसे सिचुएशन में एक सबसे बेहतर उपाय है कि आप जो है कोर्ट में जाकर पार्टीशन सूट का दावा कर सकते हैं। आप कोर्ट उत्तराधिकारी है, देखें इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, जितना टाइम बर्बाद करेंगे उतना समस्या उत्पन्न होगा। इसलिए कि बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें कि ये समय सीमा बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो आपको क्या करना, अपना हक प्राप्त करने के लिए पार्टीशन सूट का दावा करेंगे। बंटवारा का केस है कि हमें जो है ना, मेरे माता पिता का जो अधिकार बनता है वो अधिकार चाहिए, और आपको आपके माता पिता का अधिकार, जैसे ही आपके पक्ष में, देखें आप उत्तराधिकारी हैं, एकमात्र पुत्री हैं, आपके पक्ष में फैसला होना तय है, और जैसे ही आपके पक्ष में फैसला होगा आप अपने नाम पर सारी जमीन को करवा सकते हैं। आप अपना जमीन का पोजीशन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने जमीन को किसी को खेती करने को दे सकते हैं, आप अपने जमीन को किसी के पास बेच सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।